गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेबू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान में इतिहास का पहला पार्ट जो पिछली वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं उसके आगे वाला आज अपन पढ़ेंगे। अभिलेखागार क्या है? यहाँ तक अपन ने पढ़ा था पांडुलिपि क्या है, अभिलेखागारों में क्या लिखा जाता है, विदेशी शब्द से क्या आशय, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अब अभिलेखागार की परिभाषा मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप अपने नोटबुक में नोट करना। अभिलेखागार किसे कहते हैं? देखो, अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। देखो, अभिलेखागार आपको समझ में आ गया होगा कि अभिलेखागार किसे कहते हैं? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। अब अभिलेखागार में क्या रखा जाता है? पांडुलिपियों पुस्तकालय को कहाँ रखा जाता है? तो अभिलेखागारों में रखा जाता है। एक बार और लिखवा देती हूँ कि पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है अभिलेखागारों में रखा जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभिलेखागार किसे कहते हैं? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। अभिलेखागार क्या करता है? पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है ताकि ये वहां सुरक्षित रह सके। इन पांडुलिपि तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापेखाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नक्शलिस्ट हाथ से ही पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा। ऐसा कभी आपने करा होगा कि अपने मित्र की गृह कार्य को आपने उतारा होगा तो कभी कभी उनकी राइटिंग समझ में नहीं आती, तो अपन क्या करते? अंदाज लगाते कि शायद ये शब्द बन सकता है या हो सकता है। फसलों आपके लिखे हुए मित्र के लिखे हुए कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं। प्रतिलिपि बनाते हुए लिपिक क्या करते हैं? छोटे मोटे फेरबदल यानी कि उनमें कई तरह के कुछ परिवर्तन करते हैं। कई कोई शब्द, कई कोई वाक्य सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहती है। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई है। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हम लेखन की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद की लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था? इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना
पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते, संशोधन यानी परिवर्तन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कई दबाव पड़ा था। तो देखो 14वीं शताब्दी में किसने क्या करा था, मैं आपको बोर्ड पे लिखवा देती हूँ, ये इसको आप याद करना, अपनी नोटबुक पे उतारना इसको। देखो 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में के इतिहासकारों ने इतिहासकार का नाम क्या है? इतिहासकार 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। कौन था? जियाउद्दीन बर्नी। कौन था? जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार 56 में और दूसरी बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 में दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। देखो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार कब लिखा था? 1356 में लिखा था और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में दबा हुआ था। पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में दबा हुआ था।
समझ में आ गया होगा क्यों नहीं था? क्योंकि ये पुस्तकालय के विशाल सत्रों पे दबा हुआ था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध के आग्नेयास्त्र में बारूद और हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे, उनके साथ आए जो नए विचार थे, जिनके परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था, क्योंकि लोग नई नई प्रौद्योगिकी को अपनाना चाह रहे थे, नए नए कार्य के प्रति उनकी रुचि बढ़ रही थी, तो लोग क्या कर रहे थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। राजपुत्र से क्या अर्थ होगा? राजा के पुत्र को किस नाम से जाना जाता था? राजपुत्र के नाम से जाना जाता था। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे कि हम क्षत्रिय हैं। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। अब राजपूत के अंदर कौन कौन आते थे? राजा, सामंत और सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। उपमहाद्वीप में जो राजा की सेवा के लिए सैनिक बनकर क्या करते थे? उपस्थित रहते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। अब देखो, कवि और चारण राजपूतों की आचार जो संहिता थी, उनका क्या करते थे? बल और पराक्रम की का गुणगान किया करते थे, यानी कि उनकी तारीफ किया करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों ने भी उठाया था। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। जंगलों की कटाई होती जा रही थी तो जमीन साफ होती जा रही थी, उस जमीन पर क्या की जा रही थी? खेती की जा रही थी। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कुछ लोगों के पास व्यवसाय नहीं थे तो उन्होंने क्या करा? पेड़ों की कटाई करने लगे। पेड़ों की कटाई करके उस जगह पर वो क्या करने लगे? खेती करने लगे। और वो वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। क्या बन गए? कृषक यानी किसान बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। किसके कर? भूमि जोतने के क्या करने पड़ते थे? कर चुकाने पड़ते थे। और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। स्थानीय मालिक, जो स्थानीय मालिक था वहां का, उसकी बेगार यानी कि उसकी नौकर बन के रहना पड़ता था। जो भी वो काम कहता था उसकी काम करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर आने लगा। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। कुछ लोगों के पास क्या थी? ज्यादा जमीन होती थी और कुछ लोग क्या करते थे? मवेशी यानी पशु को पालते थे।
काम भी करने लगे थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बढ़ जाने और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। जैसे जैसे जो लोग अपना व्यवसाय करने लगे उसी के प्रकार उनको दर्जा मिलता गया। जो खेती करने लगे उनको किसान को कृषक कहा जाने लगा, और कुछ लोग दस्तकारी का काम करने लगे, कुछ लोग मवेशी पालने लगे। इस प्रकार बढ़ने लगे, उपजातियों में बढ़े और समाज या ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। ये दर्जे क्या थे? स्थायी नहीं थे। अस्थायी रूप से इनको नाम दिए गए थे। किसी जाति विशेष के सदस्य के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। अब देखो, जाति पंचायत किसे कहते हैं? अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। देखो आगे, जाति पंचायत किसे कहते हैं? जाति पंचायत अपने सदस्यों के व्यवहार का सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। जाति पंचायत किसे कहते हैं? ये आपको समझ में आ गया होगा। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। इसको नोट करना और याद करना कि जाति पंचायत किसे कहा जाता है?
लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी, लेकिन उन जातियों को क्या करना पड़ता था, अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर के किसी राज्य की एक छोटी इकाई वर होती थी। अब क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266-1287 की प्रशंसा में सांस्कृतिक प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान से के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण घाट भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे, देखो ये जो अपने को मैप दे रखा है, इसमें ये नंबर डाल रखे हैं। सिविस्तान फर्स्ट में क्या है, सिविस्तान, सेकंड में उच्च, थर्ड में मुल्तान, फोर्थ में कलानौर। तो यहाँ पर सब जिन जगहों के नाम पर नंबर डाल रखे हैं, इस तरह आप इसको पढ़ना, ये मैप आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे देखो, लोग उनकी सेना के आगे प्लान कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। सन भाषा तथा क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था। कब किया था? सन 1318 को। इस देश के हर क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मैवारी तमिलनाडु में, गोड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। इन भाषाओं के विपरीत क्या है? एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं और आम जनता नहीं। संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जिसे केवल अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाई है और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाई है जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से है उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। अब सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषता स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराटें चलती रहती थी। राजाओं की आपस में क्या थी? लड़ाई के लिए, विजय होने के लिए आपस में टकराट चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। कौन कौन से थे? खिलजी वंश, तुगलक वंश और मुगल वंश ऐसे थे जो अपने साम्राज्य को खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक चले, इसके बारे में अब अपन आगे चर्चा करेंगे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। मुगल वंश का क्या होने वाला था? पतन होने वाला था, विनाश होने वाला था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से भी सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था। उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासक चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। किसमें मिली थी? विरासत में। इसी तथ्य का पता हम उन कई परंपराओं से लगता है
जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंध, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे पुराने एवं नए धर्म के बारे में। मैं इस पाठ को यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।